दोस्तों पांच के फंडे का फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द H-1B visa of USA. 1. Allows US companies to employ foreign workers in low-skill jobs. Second, it is a non-immigrant visa. Which of the above statements is or are correct? So answer is B. It is a non-immigrant visa. It has no relations with the having a employing of foreign workers in a low skill job. देखो ये क्या होता है कि अंडर दिस H-1B वीजा में allows US company to employ foreign workers in a specialty occupations, एकदम स्पेशल occupations that require theoretical और टेक्निकल एक्सपर्टाइज. ध्यान में रखो, theoretical और टेक्निकल एक्सपर्टाइज. डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर एक आध जो है स्कॉलर कोई इसमें सोशल साइंस में वगैरह हो, है ना, या थ्योरीज लिखने में वो टाइप का. चलो देख लेते क्या न्यूज है. यूएस रीच 65,000 H-1B वीजा फॉर द कैप फॉर 2022. इट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर द वर्क वीजा. वर्क वीजा के बाद सेकंड नंबर का है अमंग द फॉरेन प्रोफेशनल इंक्लूडिंग इंडियंस. अब यूएस कांग्रेस का जो मैंडेट है उस हिसाब से मैक्सिमम कोटा है इसका 65,000 का, और उसके बाद ये रेगुलर कैप हो गए. रेगुलर कैप के बाद एक आता है मास्टर कैप. अब मास्टर कैप में एक्स्ट्रा जो है 20,000 का फिर से वीजा मिलता है. इट्स फॉर एडवांस डिग्री एग्जम्पशन कैटेगरी, है ना. अब यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस जो है ये स्क्रीन करते हैं सभी एप्लीकेशन को और उसके बाद डिसीजन ले लेती है. Second question, consider the following statements with regard to the foreign medical graduates examination FMGE. 1. Conducted by the National Board of Examination NBE twice a year. Second, graduates with the overseas degree are allowed a total 3 attempts. Which of the above statements is or are correct? So answer is a C. Both statements are correct friends. दोनों करेक्ट है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम एनबी ये कंडक्ट करती है और साल में 2 बार होता है. और जो फॉरेन से एमबीबीएस पढ़ते हैं लड़के और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको टोटल कितने अटेम्प्ट्स है? 3 अटेम्प्ट्स है. सो 3-fold हाइक इन एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम द ओवरसीज इन 2020. दोस्तों न्यूज में इसलिए अभी यूक्रेन का इशू है, रशिया यूक्रेन वॉर, और वहां से हम हमारे जो एमबीबीएस में पढ़ रहे जो छात्र है उनको लाने की कोशिश करें, उसमें ये न्यूज़ है. मेजॉरिटी स्टूडेंट फ्रॉम द चाइना, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, फिलीपाइंस और कजाकिस्तान. हाईएस्ट नंबर चाइना से है. लेकिन पास का परसेंट, ये एग्जाम में पासिंग परसेंट का बड़ा इशू है. जस्ट 15.82% ऑफ द स्टूडेंट क्लियर दिस एग्जामिनेशंस. तो प्रैक्टिस बहुत कम कर पाते. खास बात है कि फिलीपाइन जो कहीं दिखता नहीं इन जनरल पॉपुलर, इसमें फिलीपाइन से जो बच्चे हैं वो पास होने का उनका जो है सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है. रीजन ऑफ अट्रैक्शन, क्यों बाहर में जाते हैं भाई? तो प्रॉब्लम ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट कटिंग. यहाँ पे यदि इंडियन प्राइवेट कॉलेज है तो उसकी कॉस्ट है मिनिमम 50 लाख, मैक्सिमम 1.5 करोड़, अराउंड ये रेंज है. और अब्रॉड का एजुकेशन देखो 15 से 20 लाख में खत्म हो जाता है, वो हो गया तो 30 लाख वगैरह, है ना. अब ये नीट यूजी 2021 यदि उसको एनालाइज करें इंडिया में जो है एमबीबीएस का क्या पोजीशन है, तो टोटल 16 लाख स्टूडेंट बैठते हैं 12th के बाद, और सीट कितने हैं? सिर्फ 83,000. उसमें से आधी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की है. अब हु के हिसाब से क्या है? हु कहता है कि भाई डॉक्टर पेशेंट जो रेशियो है वो 1:1000 इस हिसाब से होना चाहिए. इंडिया में 1.38 मिलियन डॉक्टर्स है ना, चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो, और उस हिसाब से, लेकिन सिर्फ 1.2 मिलियन डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है. ये देखो हम देख लेते हैं, है ना, एमबीबीएस का लो कॉस्ट वगैरह ये यदि हम देखते हैं तो देखो रशिया है, यूक्रेन है, फिलीपाइंस है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, जर्मनी है. जर्मनी का एक थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए जर्मनी में कम जाते हैं बच्चे. लेकिन ये एरियाज में, यूक्रेन में देखो हम ध्यान में आता है ना, एमबीबीएस फी पर ईयर यदि देखा जाए, एमबीबीएस फी पर ईयर ये देखिए थोड़ी सी बढ़ गई एक, है ना, एक थोड़ा सा हाइक हो गया है. अभी यहाँ पे ये देखो ये ग्राफ दिखता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन. जो एग्जाम में बैठने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद जो है कंटिन्यूअस बढ़ रही है. थर्ड क्वेश्चन,
Employee stock ownership plan ESOP. One, companies often provide employees with such ownership with no upfront cost. कॉस्ट नहीं रहती उसकी और एम्प्लॉयज को ये स्टॉक दिया जाता है. द कंपनी में होल्ड प्रोवाइडेड शेयर्स इन अ ट्रस्ट फॉर सेफ्टी एंड ग्रोथ अंटिल द एम्प्लॉयज रिटायर के बाद उनको लमसम अमाउंट दिया जाता है. प्रोवाइड पैकेजेस दैट एक्ट एज एडिशनल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयज टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी. है ना, झगड़ा फसाद नहीं होता भाई क्योंकि ओनरशिप हो जाती है. एंड कीप अ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट कल्चर दैट कंपनी मैनेजमेंट वांट टू मेंटेन. तो कौन सा करेक्ट है भाई, देख लेते हैं. आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट. यस, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली, तीनों करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान का एम ही है कि एम्प्लॉयज को लूर किया जाए, उनको उसका इंटरेस्ट बना रहे कंपनी में, इसलिए बिना कॉस्ट का, क्योंकि एक टाइप का वो उन्होंने जो मेहनत ली उसका ये है एक जिस टाइप का हम बोलते हैं ना ट्रस्ट टाइप का वो है. ऑब्वियसली इसको सेफ्टी में रखा जाता है और बाद में उसका जो भी अमाउंट है वो आखिर में दिया जाता है. और ये हॉस्टिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पे ओनरशिप डेवलप हो जाती है तो हॉस्टिलिटी खत्म हो जाती है. दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि बहुत ही खास बात है. ₹150 करोड़ इन स्टॉक ऑप्शंस. अर्बन कंपनी जो क्लीन के लिए आती है, अर्बन कंपनी टू इशू शेयर्स टू एज मेनी एज 30,000 गिग वर्कर्स. गिग वर्कर्स यानी जो बेचारे पेटी काम करते डेली, इसमें छोटे लो स्किल के, उनके लिए. अभी बहुत खास बात है ये. देखो हम किस लेवल पर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जा रहे हैं. और अभी इतने में ESOP का काफी माहौल बन रहा है. क्यों? तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैलेंट रुका रहे. इसके पहले भी अनअकैडमी ने वगैरह भी ऐसा किया था, बायजूस ने किया था, ये हम देखते हैं, है ना. अब ये एक्चुअली इन्होंने क्या किया, एक पार्टनर स्टॉक ओनरशिप प्लान निकाला है PSOP, और नियर टू जीरो कॉस्ट रहेंगी उसके स्टॉक की. यानी फेस वैल्यू यदि देखा जाए तो फेस वैल्यू सिर्फ ₹1 रहने वाला है, वो सर्विस प्रोफेशनल को देंगे, है ना. और ये यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए यहाँ पे एक फेयर एंड मेरिटोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक सेटअप भी बनाया ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए. और जो क्राइटेरिया क्या रखा है, तो क्राइटेरिया रखा है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है बंदे का, गिग वर्कर का, और वो कितने देर तक ये प्लेटफॉर्म पर टिका है, तो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक या टिका रहे या बना रहे कंटिन्यूस. ये इनका एम है. बहुत ही अच्छा है, विन विन सिचुएशन है इसमें. गिव अ वर्कर सम ओनरशिप. यदि हम ये देखते हैं स्कीम को तो ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी यूजुअली इश्यू एट अ मिनिमल फेस वैल्यू. देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ ₹1 दिया है. अलाउ एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक इन अ क्लोजली हेल्ड कंपनी. इन जनरल क्लोजली हेल्ड कंपनी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो बिग कंपनीज है ना, वो भी यहाँ पे यूज करते हैं, बड़े कारपोरेट भी यूज करते हैं. एंड प्रोवाइड अ कंपनी विद द टैक्स बेनिफिट. कंपनी को भी फायदा होता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. फोर्थ क्वेश्चन, when a firm uses its resources to procure an unwarranted monetary gain from external elements, be it directly or indirectly, without giving anything in return to them or the society, it's termed as. यानी बिना मेहनत की कमाई क्या होती है? A, rent seeking, B, windfall gain, C, underwriting, और D, bailout. क्या है देख लेते हैं. आंसर इज A, रेंट सीकिंग. चलो देख लेते. विंडफॉल गेन है ना, यानी रेंट सीकिंग तो देख ले. विंडफॉल गेन क्या होता है, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन इन इनकम विच कुड बी ड्यू टू द विनिंग अ लॉटरी. है ना, अचानक, है ना, जुगाड़ लग गया, एकदम से अचानक हो जाता है ना, उसको विंडफॉल गेन. अंडर राइटिंग इज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये फाइनेंशियल वर्ड में, कि एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो रिस्क लेता है एक वेंचर के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, इन ल्यू ऑफ अ प्रीमियम, है ना. तो ये इन जनरल बैंकिंग, इंश्योरेंस या स्टॉक मार्केट में अंडर राइटिंग कॉन्सेप्ट है. बेल आउट ये जनरल टर्म है फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ कंपनी, है ना, फॉर अ पोटेंशियल बैंक्रप्सी थ्रेट. एक बैंक्रप्सी थ्रेट रहेगा तो वहां पे बेल आउट के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जैसे यूक्रेन के लिए भी किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑल दिस थिंग्स. अभी हमने श्रीलंका के लिए भी बेल आउट जो पैकेज दिया है उस टाइप का. ओके, देख लेते न्यूज में क्या है. दोस्तों न्यूज में इसलिए आए कि ई बिल सिस्टम जो है ये डिक्लेयर कर दिया था 2022-23 के बजट में, एंड इट वाज लॉन्च बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द 2 मार्च 2022 ऑन द eve ऑफ द 46 सिविल अकाउंट डे. पायलट बेसिस पर 8 मिनिस्ट्रीज में वर्क कर रहे, बाद में एक्सटेंड किया जाएगा सभी मिनिस्ट्रीज में कंपलसरी.
कॉन्ट्रैक्टर को अभी सिर्फ ऑनलाइन बिल डालना है, वहां पे ऑफिस में जाना नहीं है, एक डिजिटल सिग्नेचर कर लेना है अपनी और देख लेना है कि पेमेंट होता है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं। खास बात है कि पेमेंट ट्रांसपेरेंट रहेगा और ये रियल टाइम बेसिस पर रहेगा, यानी एक बार उसने लोड कर लिया तो विद इन अ टाइम लिमिट वो जो ऑफिस है उसको कंप्लीट करना ही है। तो ऑब्वियसली ये जो रेंट सीकिंग का इशू है ये खत्म हो जाएगा, है ना। रेंट सीकिंग क्या है? रेंट सीकिंग इज अ क्रिएटिंग, यानी अभी ऑफिस में क्या करते हैं कि एक कंपनी वाला देखता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ऑफिस वाले से मिलता है, कुछ जुगाड़ जमा लेता है, लॉबी बना लेता है, जुगाड़ जमा लेता है और कुछ अपने जुगाड़ से अपना काम करवा लेता है। ये धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर इनका दावा है ना। अब यहाँ पे यही कि अननेसेसरी रेंट सीकिंग यानी प्राइमरी डन बाय द कंपनीज इन ऑर्डर टू मेक द इकोनॉमिक गेन थ्रू द गवर्नमेंट एक्शन, है ना। गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह ले लेते मुफ्त में, ये धंधे करते हैं यानी नेक्सस बना के। खैर भाई ये देखा जाए तो ये एक प्रकार की सब्सिडी गेन ही करना है या टैरिफ रेट में कुछ कंसेशन में लाना है। अब इसके वजह से ये एक वेल्थ तैयार होता है, लेकिन सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि प्रोडक्टिव वेल्थ ये नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं है यूं ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नेक्सस तो बने बने रहते हैं। खैर लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है, इससे कुछ तो फायदा हो जाएगा। Then the last question, consider the following statement with regard to the Sakhalin-1 project. ध्यान मेरे को यहाँ 1 लिखा है तो कुछ तो अलग है। It is a consortium of organizations of USA, Russia, Japan and India to operate 3 oil fields in the Sea of Azov. Which of the above statements is or are correct? Answer is A. It is a consortium of organization of USA, रशिया, जापान और इंडिया के चारों कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सी ऑफ अज़ोव में नहीं है। देखो कहाँ है, थोड़ा सा देख लेते। कंसोर्टियम का एक कंट्रीब्यूशन भी कितना है, शेयरिंग कितना है। एक्सॉन मोबिल, क्योंकि ये एक्सॉन मोबिल के वजह से न्यूज में आया है, यूनाइटेड स्टेट्स का, है ना। सखालिन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो जापान का है उसका 30%, यानी इन दोनों का बहुत बड़ा शेयर है। इंडिया का भी है 20% है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, 11.5% जो है रशिया का जो है शेल्फ कंपनी और 8.5% ये भी रशिया की है। ये दो मिला के रशिया के रोसेनफेल्ड एफिलिएट। अब ये कहाँ पे है तो 3 ऑयल फील्ड्स है, कहाँ पे ओखोत्स्क सी में है, जहाँ पे छायो, ओडुप्टू और आर्कुतुन डागी, ये 3 जगह वहां पे वेल्स है। ये ऐसा है कि एप्पल, एक्सॉन जो है सब निकल रहे हैं भाई, यूक्रेन पर वॉर चल रहा है और इसी वजह से सब वेस्टर्न कंपनीज विड्रॉल कर ली, बोइंग ने भी विड्रॉल कर दिया है ना। अभी रशिया को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, ऐसा बहुत सारे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक्सॉन ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम अभी ऑयल रिफाइनर में ऑयल ड्रिलिंग में वर्क नहीं करेंगे, है ना। ये ड्रिलिंग एक्सपर्ट कंपनी थी जिसने जो है एक सबसे बड़ा एक वेल बनाया था, ओडुप्टू OP11, ये यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे, ठीक है। ये 2011 में बनाया था। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत बड़ा था, 10 to 12 बिलियन का था। वन ऑफ द लार्जेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रशिया फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, है ना। अब ये खास बात ये है कि यहाँ पे एक पाइपलाइन डालने वाले थे, ये ततार स्ट्रेट जो है वहां से, ततार स्ट्रेट से सकालिन आइलैंड टू द डी कास्ट्री ऑयल टर्मिनल ऑन द रशियन मेनलैंड। रशियन मेनलैंड में ये डी कास्ट्री, ये देखिए, ये यहाँ से ये यहाँ पे ये एक पाइपलाइन डालेंगे, ठीक है। और डी कास्ट्री से फिर ये इधर से लेके जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे कहाँ पे, ईस्ट एशियन मार्केट में। तो ये अभी फ्लॉप हो गया तो रशिया पर प्रेशर बन रहा है दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट।